आ रही है क्यों? चलिए, तो क्या पढ़ा रहे थे संविधान सभा में? क्यों देसी रियासत? कहां तक बताया था? अच्छा, देसी रियासत जम्मू कश्मीर जूनागढ़ हैदराबाद के बारे में पढ़ाना ना? क्यों? चलिए चलिए, तो हेडिंग डालिएगा देसी रियासत। थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिएगा ना, हल्का सा आवाज बढ़ा दीजिएगा। हेडिंग डालिएगा देसी रियासत। चलिए लिखिएगा देसी रियासत। हाँ, हेडिंग डालिएगा। हम टॉपिक जो पढ़ा रहे हैं संविधान सभा, भी समझ में आएगा आपको, ठीक? परेशान ना होइए। टॉपिक है, जिस टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान सभा, उसमें हेडिंग डालिएगा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में देसी रियासत। चलिए, देख रहे हैं जो पुराने बच्चे हैं पॉलिटी पढ़ ले रहे हैं, पढ़ लिए हैं, वो चले जा रहे हैं, है कि नहीं? तो रीजन ये है कि एक बार आप बढ़िया से पढ़ेंगे, दोबारा आप क्लास में बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए, 2-3 बच्चे जो जा रहे हैं वो सब पुराने स्टूडेंट हैं, पिछले साल के पढ़ चुके हैं, टेक्निकल रिवीजन कराने आ रहे हैं। तो ऐसे आप डेली का डेली पढ़ेंगे, तैयार करेंगे, तो आपका भी तैयार हो जाएगा, है कि नहीं? चलिए, तो लिखिएगा देश रियासत, लिखिएगा। हेडिंग डालिए आप लोग। चलिए लिखिएगा डाटा, लिखिएगा। आवाज सही है, आपको कम सुनाई दे रहा है, ठीक? बाकी धीरे धीरे जैसे कैप्चर होगा सब क्लियर हो जाएगा। लिखिएगा 3 जून 1947, लिखिएगा इसमें। लिखिएगा 3 जून 1947। बता देना भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कब हुआ था? 3 जून 1947 को हुआ था ना, है कि नहीं? लिखिएगा 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंट बेटन, ऐसे लिखिएगा, लॉर्ड माउंट बेटन, 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंट बेटन के द्वारा, लॉर्ड माउंट बेटन के द्वारा भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया गया। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंट बेटन के द्वारा भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया गया। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंट बेटन के द्वारा भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया गया। इसलिए 3 जून को, इसलिए 3 जून को, कौन सा महीना चल रहा है इस समय? अगस्त चला ना? हाँ, तो जून, जून लिखिएगा। जून योजना या माउंट बेटन योजना के नाम से जाना जाता है। इसलिए 3 जून को जून योजना या माउंट बेटन योजना के नाम से जाना जाता है। इसलिए 3 जून को जून योजना या माउंट बेटन योजना के नाम से जाना जाता है। माउंट बेटन योजना के नाम से जाना जाता है। लिख लीजिएगा, 5 मिनट अभी बताएंगे, बहुत जबरदस्त पढ़ाएंगे टॉपिक, बहुत अच्छी टॉपिक है। लिखिएगा अगली लाइन लिखिएगा 18 जुलाई, अगले टॉपिक से लिखिएगा, अगली लाइन लिखिएगा 18 जुलाई 1947, यहां लिख रही है 18 जुलाई 1947 को लिखिएगा 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश भारत में, 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश भारत में, 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश भारत में स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। ब्रिटिश भारत में 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, ब्रिटिश भारत में 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि भारत और पाकिस्तान, जिसमें कहा गया कि भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र देश रहेंगे, जिसमें कहा गया कि भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र देश रहेंगे, जिसमें कहा गया कि भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र देश रहेंगे तथा 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 देशी रियासत भी स्वतंत्र रहेंगे, देशी रियासत होता है, इसको हम आपको बताएंगे। जिसमें कहा गया कि भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र देश रहेंगे तथा देशी रियासत भी स्वतंत्र रहेंगे। हो गया? चलो अगली लाइन से लिखिएगा। भारत और पाकिस्तान, लिखिएगा अगली लाइन से, भारत और पाकिस्तान, अगली लाइन से लिखिएगा, भारत और पाकिस्तान किसी भी देशी रियासत को, भारत और पाकिस्तान किसी भी देशी रियासत को, भारत और पाकिस्तान किसी भी देशी रियासत को, भारत और पाकिस्तान किसी भी देशी रियासत को बलपूर्वक मतलब फोर्स तरीके से जबरदस्ती करना किसी से, ठीक? जिसमें कहा गया कि भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र देश रहेंगे, देशी रियासत भी स्वतंत्र रहेंगे। अगली लाइन से लिखिएगा भारत और पाकिस्तान
अच्छा सेंटेंस गलत बोल दिया क्यों? भारत और पाकिस्तान किसी भी देश की रियासत को बलपूर्वक अपने देश में सम्मिलित नहीं करेगा। बलपूर्वक अपने देश में सम्मिलित नहीं करेगा। भारत और पाकिस्तान किसी भी देश की रियासत को अपने देश में बलपूर्वक सम्मिलित नहीं करेगा। हो गया? चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट बड़ौदा लिखिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखिएगा बड़ौदा, ऐसे लिखते हैं बड़ौदा, लिखिएगा बड़ौदा। लिखिएगा बड़ौदा एकमात्र देश रियासत है। हाँ यहाँ पे बड़ौदा, ठीक आप देखिएगा बोलिए ठीक। लिखिएगा बड़ौदा एकमात्र देश रियासत है। बड़ौदा एकमात्र देश रियासत है जो भारत में बड़ौदा एकमात्र देश रियासत है जो भारत में बड़ौदा एकमात्र देश रियासत है जो भारत में सबसे पहले विलय हुआ था। विलय सम्मिलित हो रहा। बड़ौदा एकमात्र देश रियासत है जो भारत में सबसे पहले विलय हुआ था। विलय सम्मिलित हो रहा। विलय हुआ था, भारत में सम्मिलित हुआ था। हो गया? चलो गुड। नेक्स्ट लिखिएगा जूनागढ़ देश रियासत को भारत में ऐसे लिखिएगा। जूनागढ़ पूछा जाएगा, एग्जाम इंपॉर्टेंट है। लिखिएगा जूनागढ़ देश रियासत को भारत में, जूनागढ़ देश रियासत को भारत में जनमत संग्रह, जूनागढ़ देश रियासत को भारत में जनमत संग्रह के द्वारा सम्मिलित किया गया। जूनागढ़ देश रियासत को भारत में जनमत संग्रह के द्वारा सम्मिलित किया गया। जूनागढ़ देश रियासत को भारत में जनमत संग्रह के द्वारा सम्मिलित किया गया। हो गया? बोलो चलो गुड। नेक्स्ट लिखिएगा हैदराबाद देश रियासत को भारत में, हैदराबाद देश रियासत को भारत में लिखिएगा हैदराबाद देश रियासत को भारत में पुलिस कार्रवाई के द्वारा सम्मिलित किया गया। ऐसे कह दिया ठीक। यहाँ लिखिए हैदराबाद देश रियासत को भारत में पुलिस कार्रवाई के द्वारा सम्मिलित किया गया। हैदराबाद देश रियासत को भारत में पुलिस कार्रवाई के द्वारा सम्मिलित किया गया। पुलिस कार्रवाई के द्वारा सम्मिलित किया गया। चलो एक लास्ट पॉइंट लिख लो जम्मू कश्मीर के बारे में, इसके बाद हम समझते हैं। लास्ट पॉइंट 2 मिनट लगेगा। लास्ट पॉइंट लिखिएगा जम्मू कश्मीर देश रियासत को भारत में, जम्मू कश्मीर देश रियासत को भारत में, जम्मू कश्मीर देश रियासत को भारत में विलय पत्र, यहां पे लिखे ऐसे लिखिएगा विलय पत्र, विलय पत्र लिखे यहां पे, विलय पत्र के द्वारा सम्मिलित किया गया। जम्मू कश्मीर देश रियासत को भारत में विलय पत्र के द्वारा सम्मिलित किया गया। हो गया? बोलो चलो गुड। कोई बात नहीं, आप समझो अभी लिखना करो, तभी समझो। ध्यान दो। चलो हम लोग जीएस सब्जेक्ट में संविधान के बारे में पढ़े और संविधान के अंदर जो टॉपिक हम लोग पढ़ लिया, जिसका टॉपिक नाम है संविधान सभा, जिसे हम इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहते हैं। हम लोग जो टॉपिक पढ़ लिया संविधान सभा, जिसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली करते हैं। बाकी इससे पहले जो छोटे टॉपिक आपके खाते रहेगा, तो टॉपिक आपको पढ़ने मिलेगी और बाकी चीजें नया होगा, उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। बाकी हाथ से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। हमने संविधान सभा में बताया क्या करिए, क्या टॉपिक कैसे पढ़ना है, हमने आपको बताया। जो टॉपिक आप पढ़ेंगे सबसे पहले संविधान की मांग करेंगे। इसके बाद जो आपको टॉपिक पढ़ना है संविधान निर्माण की प्रक्रिया। इसके बाद जो आपको टॉपिक पढ़ना है देश रियासत, और देश रियासत के अंदर जो आपको पढ़ना टॉपिक जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। इसके बाद हैदराबाद, इसके बाद आप जूनागढ़ के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो टॉपिक आपको पढ़ना है समितियां के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक है आपको कहने के बेहतर तरीके से आपको इस चीज को आपको पढ़ना है। हमने आपको बताया था संविधान सभा एक ऐसी टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछी जाती है। आप कोई भी एग्जाम देंगे तो संविधान सभा से टॉपिक की बात पूछी जाती है और हर एग्जाम के लिए संविधान सभा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और संविधान सभा करीब बहुत जटिल टॉपिक है और यहां तक कि मैंने आपको बेहतर तरीके से पढ़ा था। मैंने कहा था 4 से 5 दिन लगेंगे जो आप बेहतर तरीके से टॉपिक को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग संविधान की मांग पढ़ा था कि कैसे कैसे हम जब ब्रिटेन गए थे किस दौरान संविधान की मांग की और हमें क्यों आवश्यकता पड़ी संविधान की मांग को, इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे और क्यों भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ इसके मुद्दे को भी हम लोग समझे थे। इसके बाद हम लोग संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में हम लोग कई डिस्कशन करे थे कल, और संविधान निर्माण की प्रक्रिया में हमने पूरा डाटा आपको बेहतर तरीके से ट्रिकोलॉजी के माध्यम से बताया था। हमने कहा था एक बार समझे रहेंगे, घर पे पढ़ेंगे तो इस चीज को याद हो जाएगी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम है देश रियासत। देश रियासत में जो आपको पढ़ना है जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे, हैदराबाद के बारे में पढ़ेंगे और जूनागढ़ के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग समितियां के बारे में पढ़ेंगे, तभी टॉपिक आपकी पूर्णता कंप्लीट हो जाएगी। है बाकी टॉपिक छोटी है और टॉपिक आपको रिकॉर्ड मिल जाएगी। अब हम लोग आते हैं देश रियासत। ये देश रियासत है क्या, इस चीज को समझिएगा। हमने आपको बताया कैबिनेट मिशन द्वारा 389 सीटें निश्चित की गई थी। ये देशी रियासत है क्या, इस चीज को आप समझिएगा। हमने आपको बताया था कैबिनेट मिशन के द्वारा 389 सीटें निश्चित की गई थी, है कि नहीं। और कैबिनेट मिशन के द्वारा 389 सीटें निश्चित की गई थी, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश प्रांत से 11 सदस्य में 292 सदस्य लिए गए थे और कमिश्नरी क्षेत्र से मैंने आपको बताया था कितने सदस्य लिए गए थे, 4 सदस्य। और देशी रियासत से कितने सदस्य लिए गए थे, 93। यानी कहने का सेंस डियर कि हमारे संविधान सभा के लिए बेहतर बनाने के लिए निर्वाचन के लिए कुल 389 सीटें निश्चित की गई थी।
और जिसको 389 सीटें को 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। पहला ब्रिटिश प्रांत, दूसरा कमिश्नरी क्षेत्र और तीसरा देसी रियासत। मैंने आपको समझाया था इसके बारे में। हमने आपको बताया था कि वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 राज्य क्षेत्र हैं। जब हम ब्रिटेन के अधीन थे तो उसमें हमारे पास कोई राइट्स अधिकार नहीं था। तो अंग्रेज के द्वारा जो राज्य छल कपट के द्वारा हासिल किए जाते थे उसको हम ब्रिटिश प्रांत कहते थे, है कि नहीं। तो उस समय जैसे हमारे पास 28 राज्य क्षेत्र हैं, जब हम अंग्रेज के अधीन थे तो उस समय हमारे पास ब्रिटिश प्रांत यानी कितने राज्य क्षेत्र थे? 11 थे, है कि नहीं। आज हमारे पास वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और पहले केंद्र शासित प्रदेश को कमिश्नरी क्षेत्र कहा जाता था। उसमें 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। हमने आपको जो बताया था अजमेर, बुलुस्तान, कुर्ग और दिल्ली, जो ट्रिक बताया था ABCD से, है कि नहीं। और देसी रियासत हमारे 93 थी। देसी रियासत क्या है इसी के बारे में आपको पढ़ना है, इसलिए मुझे ये सब चीजें आपको बतानी पड़ी, बेसिक चीजें। देसी रियासत का मतलब क्या होता है इस चीज को समझेगा। जो भारत के राजे रजवाड़े थे, जो भारत की धरती से प्रेम करते थे, लगाव करते थे, उन्हीं को देसी रियासत कहा गया। क्या कहा गया? देसी रियासत। तो सोचो 93 देसी रियासत कुल भारत के अंदर थे जब हम ब्रिटेन के अधीन थे। यानी जैसे अगर देखा जाए वर्तमान में 28 राज्य क्षेत्र है, 28 राज्य के कहने के मुख्यमंत्री अलग अलग है कि नहीं। तो उस समय हमारे पास 93 देसी रियासतें, 93 देसी रियासत यानी 93 राज्य के राजा अलग अलग रहते थे। वो राज्य को अपने अकॉर्डिंग के अंतर्गत किए जाते थे। और 93 देसी रियासत में 3 देसी रियासत ऐसी हैं जैसे जम्मू कश्मीर हुआ, हैदराबाद हुआ, जूनागढ़ हुआ, जो हाईलाइटेड है, जो बार बार कहने के एग्जाम में पूछी जाती है। तो देसी रियासत का मतलब यही होता है कि जो भारत के राजे रजवाड़े थे, जो भारत की धरती से प्रेम करते थे, उन्हीं को देसी रियासत कहा गया। अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं, देसी रियासत टॉपिक पे। बाकी जो टॉपिक है उस चीज को आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। मैंने आपको बताया था डियर, आप याद करिए 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया गया। यानी कहने का सेंस है कि 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया गया, जिसमें कहा गया कि भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र देश रहेंगे। यानी भारत और पाकिस्तान कहने की अलग अलग देश रहेंगे। इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा बंटवारा किया गया, इसलिए इसे लॉर्ड माउंटबेटन योजना या 3 जून योजना के नाम से जाना जाता है। कोई पूछे आपसे कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कब हुआ था, तो क्या बताओगे? 3 जून 1947 को। और जून योजना और माउंटबेटन योजना कब मनाया जाता है? 3 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 3 जून को भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया गया। और क्यों बंटवारा हुआ इसको मैंने आपको इस चीज को संविधान की मांग में भी बता दिया था कि मोहम्मद अली जिन्ना का सपना था भारत का प्रधानमंत्री बनना, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया और बहुत ऑड लगा, और उसी दिन लॉर्ड माउंटबेटन से मिलकर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया। जैसे भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ 3 जून 1947 को, एक भारत में संकट की घड़ी आती है जिसका नाम था एक देसी रियासत, जिसे हम अखंड भारत का निर्माण कर सकते हैं। आज भारत का अखंड भारत का निर्माण हुआ है तो ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है। आज जो भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश 28 राज्य क्षेत्र है, कैसे हुआ? यही अखंड भारत का निर्माण समझोगे। कैसे हमारे एक राज्य दूसरे राज्य से इंटरपेक्ट हुआ, कैसे एक राज्य दूसरे राज्य से सम्मिलित हुआ, इस चीज को आप समझोगे। तो 3 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। उसी के कुछ महीने, 1.5 महीने बाद आप देखेंगे 18 जुलाई 1947 को, 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। समझिएगा, यानी 3 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। उसी के कुछ महीने बाद 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र देश रहेंगे और देसी रियासत भी स्वतंत्र रहेंगे। यानी अगर हमें संपूर्णता मिली तो 18 जुलाई 1947 के अधिनियम के बाद मिली। भारत और पाकिस्तान 2 रजिस्टर्ड कंट्री हुए
और 18 जुलाई 1947 के ब्रिटेन की संसद में जैसे भारतीय स्वतंत्र अधिनियम पारित किया गया, उसी के अंतर्गत कहा गया कि जो 93 देशी रियासत है ये भी स्वतंत्र रहेंगे और 93 देशी रियासत अपने इच्छा अनुसार चाहे वो भारत में विलय हो सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में विलय हो सकते हैं, लेकिन देशी रियासत जो है हमारे अंतर्गत 93 भारत और पाकिस्तान किसी भी देशी रियासत को बलपूर्वक यानी फोर्स तरीके से, जबरदस्ती तरीके से सम्मिलित नहीं करेगा। 18 जुलाई 1947 का अधिनियम यह भी कहा, अगर भारत और पाकिस्तान अगर किसी भी देशी रियासत को बलपूर्वक फोर्स तरीके से, जबरदस्ती तरीके से सम्मिलित करता है, उसको संपूर्णता छीन ली जाएगी और भारत और पाकिस्तान फिर से ब्रिटेन के गुलाम हो जाएंगे। ये 18 जुलाई 1947 का। और हमने आपको अभी जस्ट बताया कि हमारे अंतर्गत आप देखेंगे कैबिनेट मिशन के द्वारा ब्रिटिश फ्रांस से 292 सदस्य, कमीशन क्षेत्र 4 और हमारे पास 93 देशी रियासत है और 93 देशी रियासत है। जैसे 18 जुलाई 1947 का अधिनियम पारित हुआ, 93 देशी रियासत से डायरेक्ट 565 देशी रियासत हो गई। आप समझिए भाई, 93 देशी रियासत तो थी, जैसे 18 जुलाई 1947 का अधिनियम पारित हुआ, डायरेक्ट 565 देशी रियासत हो गई। अब आपके दिमाग में प्रश्न बन रहा होगा, सर आपने तो 93 देशी रियासत अभी बताया, पहले क्लास में भी बताया था, लेकिन 565 देशी रियासत कैसे होगी? समझिएगा, आप गांव देखे होंगे डियर, गांव का हेड जो होता है, गांव को जो चलता है प्रधान चलाता है। एक गांव का प्रधान मुखिया होता है, जो गांव को चलाने के लिए प्रधान बनाया जाता है कि नहीं? आप देखेंगे अगर प्रधान के अंदर अगर देखेंगे, प्रधान के अगर चहेते अगर देखा जाए तो 4 से 5 चहेते होते हैं। ये क्या हुआ जी, क्यों? अगर गांव के प्रधान का अगर देखा जाए तो 4 से 5 चहेते होते हैं, यानी चाहने वाले होते हैं, है कि नहीं? अगर प्रधान 4 से 5 सदस्य के जो इनके चाहने वाले अगर बात ना माने तो किसी विपक्ष पार्टी में इंटरफियर करके उनका सपोर्ट करके प्रधान को हराने में लग जाते हैं। इसलिए हर कंडीशन में गांव के प्रधान को बात मानने के लिए बात होना था। वैसे हमारे अंदर 93 देशी रियासत जो थी, उसमें से एक के किसी के 4 थे, किसी के 5 थे, किसी के 10 थे। वैसे 93 देशी रियासत के कहने कहीं थे और कहने की जैसे 18 जुलाई 1947 का अधिनियम पारित हुआ, 93 से डायरेक्ट आप देखेंगे 565 देशी रियासत हो गई। यानी कहने के सेंस है कि हर जो सपोर्टर इसके 93 देशी रियासत के थे, वो अपने आप को राजा रजवाड़े समझने लगे। अब सोचिए, अब भारत के पास पहले तो 93 देशी रियासत और भारत और पाकिस्तान को सम्मिलित करने का बहुत बड़ा सुनहरा अवसर था, लेकिन अब तो 93 देशी रियासत को सम्मिलित करना भारत और पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज आ गया। भाई एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे मान लीजिए आप घर में कोई निमंत्रण, कहने की आपके अंतर्गत घर पे फंक्शन हुआ, आपके घर में फंक्शन हुआ, तो कहने की 93 लोगों को खाना खिलाना आसान है कि 565 लोगों को खिलाना है? भाई जाहिर सी बात है 93 लोगों को ही आप खिला सकते हैं, है कि नहीं? 93 लोगों के लिए आप वेल मेंटेन व्यवस्था करेंगे। अब पता चले 565 लोगों को आप व्यवस्था करेंगे तो सिस्टमेटिक तरीके से उतना नहीं हो पाएगा, यानी बहुत ज्यादा गैदरिंग, बहुत हलचल हो जाएगी। आप सुबह से लेकर शाम तक परेशान रहेंगे जब तक ये 565 लोग भोजन करके घर नहीं चले जाते। लेकिन 93 लोगों के अंदर बहुत इजीली रूप से आप कर ले जाएंगे। वैसे भारत और पाकिस्तान को सम्मिलित करने के लिए 93 देशी रियासत बहुत ईजी थी, लेकिन 565 देशी रियासत एक बड़ा चैलेंज आ गया। इस चैलेंज को दिया गया देशी रियासत को सम्मिलित करने का, जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल से कहा गया कि आप ही एक लौह पुरुष हैं, आप ही एक टैलेंटेड पर्सन है जो आप भारत के अखंड भारत का निर्माण कर सकते हैं, भारत के साम्राज्य को आप बना सकते हैं। अगर आप इस घड़ी में अगर भारत का साथ नहीं देंगे तो भारत और पाकिस्तान, भारत एक साम्राज्य नहीं खड़ा होगा। और सरदार वल्लभ पटेल ने इस काम को बेहतर तरीके से किया। आज हमारा साम्राज्य जो खड़ा है वो सरदार वल्लभ पटेल की देन है। कैसे, इस चीज को आप पढ़ेंगे। तो देशी रियासत को सम्मिलित करने का जो अध्यक्ष बनाया गया था, जिनका नाम था सरदार वल्लभ पटेल। देशी रियासत को सम्मिलित करने का जो अध्यक्ष बनाया गया था, उनका नाम था सरदार वल्लभ पटेल। आपके एग्जाम में पहला प्रश्न बनता है डियर कि देशी रियासत को सबसे पहले सम्मिलित करने का अध्यक्ष किसे चुना गया? क्या बताओगे? सरदार वल्लभ पटेल को। सरदार वल्लभ पटेल को देशी रियासत को अध्यक्ष बनाया गया, यानी चुना गया। और सरदार वल्लभ पटेल को जैसे देशी रियासत का अध्यक्ष बनाया गया,
तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि हे देसी रियासत, जो 565 देसी रियासत थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि हे देसी रियासत, 18 जुलाई 1947 का अधिनियम कहता है कि भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र देश रहेंगे, देसी रियासत भी स्वतंत्र रहेंगे, हम भी स्वतंत्र हैं, आप भी स्वतंत्र हैं। इसलिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं दिल्ली के दरबार में, मैं आपको आमंत्रित लेटर भेजता हूं, आइए मिलकर अखंड भारत का निर्माण करें। आप जरूर आइएगा हमारे अखंड भारत का निर्माण करने के लिए। और 565 देशी रियासत में हमारे 562 देशी रियासत दिल्ली के दरबार में कहने के आप देखेंगे सरदार वल्लभ पटेल के आमंत्रित को स्वीकार किया और दिल्ली के दरबार में कहने के प्रस्तुत हुए सरदार वल्लभ पटेल को कहने के बेहतर तरीके से अपने हलचल को कैप्चर करने के लिए। लेकिन 3 देशी रियासत थी, जम्मू कश्मीर, जुनागढ़, हैदराबाद, जो देशी रियासत उस समय सरदार वल्लभ पटेल के अंतर्गत आमंत्रित को स्वीकार नहीं किए। क्यों नहीं किया, इसके बारे में अगेन अध्ययन करेंगे आप। तो 562 देशी रियासत को सरदार वल्लभ पटेल ने कहा कि वो समय आ गया जो भारत के अखंड भारत का हम निर्माण कर सकते हैं। अगर आप नहीं साथ देंगे तो भारत का अखंड भारत का निर्माण नहीं हो सकता। भारत चाहता था कि भारत के कितने साम्राज्य को हम बनाएं, आने वाले समय में विश्व का शक्तिशाली देश कहा जाए। और 562 देशी रियासत को सरदार वल्लभ पटेल ने मोटिवेट किया और कहा कि अगर भारत के अखंड भारत का अगर निर्माण करते हैं तो भारत के अंतर्गत आपको बहुत सारी चीजें कहने के आपको देखने को मिलेगा। वही पाकिस्तान चाहता था कि जो 565 देशी रियासत है वो भारत में सम्मिलित ना होकर और पाकिस्तान में सम्मिलित हो और पाकिस्तान का अखंड पाकिस्तान का निर्माण करे। लेकिन सरदार वल्लभ पटेल ने जो जबरदस्त तरीके से रणनीति अपनाया था, जो सरदार वल्लभ पटेल की आज कहीं तारीफ की जाती है, तो ये अखंड भारत के निर्माण के लिए की जाती है। और इसीलिए इनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, जो आप इतिहास में टॉपिक में इस चीज को आप जानोगे। सरदार वल्लभ पटेल के अंतर्गत कहा गया, सरदार वल्लभ पटेल ने कहा कि हे देशी रियासत, आप भी स्वतंत्र, हम भी स्वतंत्र हैं, आइए मिलकर अखंड भारत का निर्माण करें। अब 562 देशी रियासत के अंतर्गत एक देशी रियासत थी जिसका नाम था बड़ौदा, जो मैंने आपको कॉपी में मेंशन कराया है। बड़ौदा एकमात्र देशी रियासत थी जो भारत में, मैंने आपको लिखा है, सबसे पहले विलय हुआ था। और जैसे सरदार वल्लभ पटेल ने कहा कि हे देशी रियासत, आइए हम मिलकर अखंड भारत का निर्माण करें, उसी में से 562 देशी रियासत में बड़ौदा देशी रियासत खड़ा हो गया। कहा सरदार वल्लभ पटेल, आप तो बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा करने की भारत की बात करते हैं, अगर हम सम्मिलित होते हैं तो भारत के अंतर्गत हमें फायदा क्या होगा। वैसे भी हम जहां हैं राजे रजवाड़े के रूप में, भारत की जनता हमें लाइक करती है और हम जहां हैं वहां शेर बन के हम भारत में सम्मिलित होने के अंतर्गत क्या करेंगे। भाई जाहिर सी बात है, आपके अंतर्गत सरकारी नौकरी और हर चीज सुविधाएं हैं, आप दूसरे के अंदर डिपेंड क्यों रहेंगे। वैसे देशी रियासत के अंदर हर चीज सुविधाएं हैं, उनके नाम पे ट्रेनें चलती, फैक्ट्रियां चलती, हर चीज की सुविधाएं, और जहां के राज के और राजे के रूप में, तो उसमें सम्मिलित होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो बड़ौदा देशी रियासत ने कहा सरदार वल्लभ पटेल से कि अगर हम सम्मिलित होते हैं तो हमें क्या मिलेगा। सरदार वल्लभ पटेल ने कहा कि आपको बहुत सुविधाएं मिलेगी। सरदार वल्लभ पटेल ने सुविधाएं बताया, अगर आप भारत में सम्मिलित होते हैं तो आपको राजपद दिया जाएगा। राजपद होता है क्या है, इस चीज को समझिएगा। इसके बाद सरदार वल्लभ पटेल ने कहा कि अब आपको पीबी पर्स दिया जाएगा। सरदार वल्लभ पटेल ने कहा कि आपको जो दिया जाएगा संपत्ति का मौलिक अधिकार दिया जाएगा। ये आपको कहने की सुविधाएं दी जाएगी अगर भारत में आप सम्मिलित होते हैं। अब इसके अंदर समझिएगा इस चीज का मतलब है क्या, इस चीज के वर्डों को आप समझिएगा। सरदार वल्लभ पटेल ने कहा कि अगर कोई भी देशी रियासत अगर भारत में सम्मिलित होता है तो उसको राजपद दिया जाएगा। राजपद का मतलब है कोई भी देशी रियासत जिस राज्य का हेड है वो राजे के रूप में रहेगा और जनता उसकी सेवक रहेगी, उसके राइट्स अधिकार वैसे के वैसे बने रहेंगे। भाई देशी रियासत को लगा कि मेरा राजपद भी सुरक्षित है, मुझे बेहतर तरीके से इस चीज को कहने के कैप्चर किया, हमारा पद भी बचा हुआ, इससे बेहतर क्या चाहिए। इसके बाद सरदार वल्लभ पटेल ने कहा कि आपको पीबी पर्स दिया जाएगा। पीबी पर्स का मतलब जैसे हम पर्स में पैसा लेकर चलते हैं, भारत के सरकारी खजाने को पहले पीबी पर्स के नाम से जाना जाता था।
तो सरदार वल्लभ पटेल ने कहा कि आपको पीवी पर्स दिया जाएगा, यानी पीवी पर्स का मतलब है कि आपको इतना पैसा दिया जाएगा कि आने वाले समय में 10 पीढ़ी बैठ के चलेंगे। आज समझिए कि आदमी पैसे के अभाव में आज कहने की आप देखेंगे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है, केवल सोच रहा है बस केवल एक पीढ़ी चल जाए, अगला पीढ़ी चले चाहे ना चले, लेकिन हमारी पीढ़ी बेहतर तरीके से। लेकिन सरदार वल्लभ पटेल ने 10 पीढ़ी तक कहने की वादा किया पैसा देने के लिए। सरदार वल्लभ पटेल की बातों को लगा देसी रियासत को, यार मेरा तो राष्ट्रपति भी सुरक्षित है, मुझे काफी पैसा भी सरकार दे रही है, अब क्या सुविधाएं चाहिए। सरदार वल्लभ पटेल ने कहा कि अगर भारत में आप सम्मिलित होते हैं तो आपको संपत्ति का मौलिक अधिकार दिया जाएगा। भाई संपत्ति का मौलिक अधिकार आज देखेंगे, आप पढ़ेंगे, हम आपको पढ़ाएंगे संपत्ति के मौलिक अधिकार हमारे अंतर्गत। आप देखेंगे पढ़ेंगे आगे संविधान के भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक, जिस टॉपिक का नाम है मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार का जो कंसेप्ट है अमेरिका से लिया गया है। और मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, प्रेजेंट टाइम 6 मौलिक अधिकार है। और जो 7वां मौलिक अधिकार था उसी का नाम था संपत्ति का मौलिक अधिकार। जो 7वां मौलिक अधिकार था उसका नाम था संपत्ति का मौलिक अधिकार। और संपत्ति के मौलिक अधिकार को आप देखेंगे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत समाप्त कर दिया गया। और संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान के भाग 12 आर्टिकल 300A में लाकर जोड़ा गया। और संपत्ति का मौलिक अधिकार वर्तमान समय में विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार। तो कहने का सेंस है कि हमारे अंतर्गत जब हमारा मूल संविधान बना था उस समय हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, 7 फंडामेंटल राइट्स थे। जो आज प्रेजेंट टाइम कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार। जो 7वां मौलिक अधिकार था वो संपत्ति का मौलिक अधिकार था। संपत्ति का मौलिक अधिकार है, अगर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अगर कोई व्यक्ति अगर हमारी थोड़ी भी संपत्ति ले लेता है, थोड़ी इंच जमीन भी लेता है, तो हम डायरेक्ट आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे और 226 तक हाई कोर्ट में, न्यायालय में हम दंडित कर सकते थे। लेकिन संपत्ति के मौलिक अधिकार को आप देखिए मोरारजी देसाई सरकार ने कहने के 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत समाप्त कर दिया। और संपत्ति के मौलिक अधिकार को वर्तमान समय विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार बना दिया गया कि राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए जब चाहे भारत सरकार आपकी संपत्ति ले सकती है, उसके एरिया के हिसाब से मुआवजा दे सकती है आपको। और संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान के भाग 12 आर्टिकल 300A मिलाकर जोड़ा गया, जो आज आपको संविधान के तीसरे चैप्टर में मौलिक अधिकार के बारे में आपको पढ़ना है। तो उसमें सरदार वल्लभ पटेल ने कहा कि आपको संपत्ति का मौलिक अधिकार दिया जाएगा, यानी जो आपका संपत्ति है वो आपका फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार रहेगा। यानी आपकी संपत्ति जब तक आप नहीं चाहेंगे उस संपत्ति को आप बेच सकते, किसी को जबरदस्ती तरीके से कोई व्यक्ति आपकी संपत्ति नहीं ले सकता है। आपकी संपत्ति भारत सरकार सुरक्षित करेगी। तो सरदार वल्लभ पटेल ने इतनी शर्तें दिया, राजपथ दिया, पीवी पर्स दिया, संपत्ति का मौलिक अधिकार दिया। और देसी रियासत को लगा यार इससे बेहतर तो देसी रियासत के अंतर्गत सुविधाएं नहीं मिलेगी। और उसी के अंदर जैसे बड़ौदा देसी रियासत ने क्रॉस क्वेश्चन किया था, उसी के अंदर बड़ौदा देसी रियासत ने कहा कि सरदार वल्लभ पटेल आपने मुझे राजपथ दिया, पीवी पर्स दिया, संपत्ति का मौलिक अधिकार दिया और मुझे कुछ चाहिए नहीं। हम जहां हैं वही स्वतंत्र हैं और भारत के अंतर्गत हम मिलने से और भी मजबूत बनेंगे। इससे हम भारत में सबसे पहले विलय करना चाह रहे हैं। और बड़ौदा एकमात्र देशी रियासत थी जो भारत में सबसे पहले विलय हुई थी। जो कहने की हाईलाइटेड प्रश्न पूछा जाता है वनडे एग्जाम में कि वो भारत के कौन सी देशी रियासत थी जो सरदार वल्लभ पटेल के शर्तों, नियम कानून को फॉलो करते हुए भारत में सबसे पहले विलय हुआ। क्या बताओगे? बड़ौदा देशी रियासत। और बड़ौदा देशी रियासत जैसे सबसे पहले विलय हुआ और 562 देशी रियासत में और 500 प्लस देशी रियासत भारत में क्या हो गई थी? विलय हो गई थी। और लगभग 70% भारत के, अखंड भारत का क्या हो गया? यहीं से निर्माण हो गया। अब पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे कहने के जो पाकिस्तान की रियासत अली जो उस समय प्रधानमंत्री बने थे वो काफी डिस्टर्ब हो गए। उन्होंने कहा कि 565 देशी रियासत है, इसमें से 500 प्लस 62 देशी रियासत ले लिया, अब हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा।
और पाकिस्तान ने भी रणनीतियां बनाया और पाकिस्तान ने कहने कि अपने देशी रियासत को मोटिवेट किया। कहने कि आप देखेंगे उसमें से 60 प्लस देशी रियासत कहने कि आप देखेंगे पाकिस्तान ने भी लेकर किया। और मैक्सिमम देशी रियासत भारत में विलय होगी, लेकिन पाकिस्तान में अंतर्गत 60 देशी रियासत कहने की पाकिस्तान में विलय हुई, लेकिन 3 देशी रियासत बची जिसका नाम था जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। इतना हमारे समझाने का उद्देश्य है कि बेसिक चीजें जानेंगे तो आप किसी को भी चीज बता लेंगे। जो हमने आपको 40 मिनट 45 मिनट बताए, बेसिक चीज बताए, जो इसकी शुरुआत अब मेन मानी जाएगी यहां से। तो आपको क्या क्या ध्यान देना प्रश्न के अंतर्गत, प्रश्न के अंदर ध्यान देना है क्या क्या यहां से प्रश्न बन सकता है। पहला प्रश्न आपको ध्यान देना है कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कब हुआ था, क्या बताओगे? 3 जून 1947 को। और ब्रिटेन के संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था 18 जुलाई 1947 को। पूछा जाएगा कि देशी रियासत को सम्मिलित करने का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सरदार वल्लभ पटेल को। वो कौन सी देशी रियासत थी जो भारत में सबसे पहले विलय हुई थी, क्या बताओगे? बड़ौदा देशी रियासत। लेकिन 3 देशी रियासत ऐसी थी डियर जो भारत और पाकिस्तान में विलय नहीं होना चाहते थे, जिसका नाम था जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। ये 3 देशी रियासत थी, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, जो भारत में भी सम्मिलित नहीं होना चाहती थी और न पाकिस्तान में सम्मिलित होने, ये स्वतंत्र रहना चाहते थे। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं जूनागढ़ के बारे में, हैदराबाद के बारे में, तब जम्मू कश्मीर के बारे में हम लोग टॉपिक को जानेंगे। सबसे पहले हम लोग उठाते हैं टॉपिक जूनागढ़। हम लोग पढ़ते हैं जूनागढ़ के बारे में, हैदराबाद के बारे में, तब जम्मू कश्मीर के बारे में हम लोग टॉपिक को जानेंगे। सबसे पहले हम लोग उठाते हैं टॉपिक जूनागढ़। जूनागढ़ का जो राजा था डियर, उसका नाम था मोहम्मद अली खान। आप देखेंगे जूनागढ़ जो भारत का हिस्सा पड़ता है, वो आपके देखेंगे नक्शा भारत का बनाएंगे आप, तो उस समय जूनागढ़ का नक्शा है तो आप देखेंगे गुजरात के हिस्से में पड़ता है। जूनागढ़ भारत के गुजरात का हिस्सा का था उस समय। और जूनागढ़ का जो राजा था उसका नाम था मोहम्मद अली खान। और जूनागढ़ के राजा जो मोहम्मद अली खान थे, उससे सरदार वल्लभ पटेल मिले। कहे मोहम्मद अली खान आप भारत में विलय करिए, और भारत में अगर विलय करते हैं तो आपको बहुत सुविधाएं दी जाएंगी। कहने क्या आपको दिया जाएगा, कहने कि आप देखेंगे संपत्ति का मौलिक अधिकार। इसके बाद आपको दिया जाएगा राजपद दिया जाएगा। इसके बाद आपको दिया जाएगा पीबी पर्स दिया जाएगा। सरदार वल्लभ पटेल ने कहा जूनागढ़ के राजा मोहम्मद अली खान से अगर आप सम्मिलित होते हैं तो आपको संपत्ति का मौलिक अधिकार दिया जाएगा और राजपद दिया जाएगा, पीबी पर्स दिया जाएगा, आपको इतनी सुविधाएं दी जाएगी। सरदार वल्लभ पटेल को लगा कि अगर जूनागढ़ अगर भारत में सम्मिलित नहीं होगा तो कहने की बहुत ज्यादा भारत के अंतर्गत सिस्टमेटिक तरीके से जो राजनीतिक भौगोलिक दृष्टि है वो भारत के अंदर बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। मोहम्मद अली खान ने से सरदार वल्लभ पटेल ने कहा अगर आप भारत के अंतर्गत नहीं सम्मिलित होते हैं तो भारत के अंदर बहुत सी जो हमारी राजनीतिक भौगोलिक बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी, जिससे पाकिस्तान कहने की इस चीज को कहने की बहुत ज्यादा मोहरा बना के भारत के अंतर्गत आतंकवादी हमले करता रहेगा, बहुत भारत को परेशान करता रहेगा। सरदार वल्लभ पटेल ने पहला रीजन बताया कि जूनागढ़ कहने के जो हिस्सा है ये गुजरात का हिस्सा है और जूनागढ़ हिंदुओं का पवित्र मंदिर है जिसका सोमनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है, इसलिए जूनागढ़ का भारत में सम्मिलित होना बहुत ही जरूरी है। पहला कंडीशन बताया। और दूसरा कंडीशन बताया कि जूनागढ़ अगर देखा जाए तो किसी भी कंडीशन में जूनागढ़ चाहे वो भौगोलिक दृष्टि हो, वो चाहे धार्मिक हो और चाहे राजनीतिक हो,
सरदार वल्लभ पटेल ने कहा कि जूनागढ़ चाहे भौगोलिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे राजनीतिक हो, किसी भी क्षेत्र में हो, जूनागढ़ का भारत में सम्मिलित होना मस्ट है। सरदार वल्लभ पटेल ने मोहम्मद अली खान से कहा, पहला उन्होंने कहा कि धार्मिक क्षेत्र में अगर देखा जाए तो धार्मिक क्षेत्र में गुजरात का हिस्सा भारत में, इसमें हिंदुओं का पवित्र मंदिर है जिसका सोमनाथ मंदिर से, इसलिए धार्मिक कंडीशन में भारत के अंदर सम्मिलित होना जूनागढ़ का बहुत जरूरी है। इसके बाद भौगोलिक क्षेत्र के अंदर जूनागढ़ के अंदर आप देखेंगे सरदार वल्लभ पटेल ने कहा कि भौगोलिक क्षेत्र की अगर दृष्टि देखा जाए तभी भी जूनागढ़ के अंदर भी भारत में सम्मिलित होना मस्ट है, क्योंकि आप देखेंगे जैसे मान लीजिए अगर 3 खेत हैं, जैसे पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ। मान लीजिए पहले के अंतर्गत इंडिया है और कहने के आप देखेंगे दूसरा के अंतर्गत आप देखेंगे जूनागढ़ है, तीसरा पाकिस्तान है। मान लीजिए पहले को पाकिस्तान मानिए, चलिए सीरियल से कर दे रहे, पहला इंडिया मानिए, पहला पाकिस्तान मानिए, दूसरा इंडिया और तीसरा जूनागढ़। सरदार वल्लभ पटेल ने कहा कि जैसे मान लीजिए 3 खेत है, तीनों खेत के अंतर्गत अगर उसको मर्ज करना हो, सिस्टमेटिक तरीके से किसी के अंदर सम्मिलित करना हो, किसी को देना हो, तो हम आसानी तरीके से दूसरे को और तीसरे में मर्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर यही पहले को अगर तीसरे में मर्ज करेंगे तो बहुत ज्यादा संकट हो जाएगा, हमेशा दूसरा डिस्टर्ब रहेगा। तो ऐसे सरदार वल्लभ पटेल ने कहा अगर पहला तीसरे मर्ज होता है तो दूसरा हमेशा डिस्टर्ब रहेगा, इसलिए दूसरा को तीसरे में मर्ज करना बहुत आसान है। इसलिए कंडीशन में तीसरा दूसरे में मर्ज करना, इसलिए भौगोलिक दृष्टिकोण में भी सम्मिलित होना जूनागढ़ बहुत जरूरी है। सरदार वल्लभ पटेल ने कहा कि राजनीतिक रूप से भी सम्मिलित करना मस्ट है। अगर भारत का अगर नक्शा देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर पॉलिटिकल दृष्टि से तो जूनागढ़ का भारत में सम्मिलित होना बहुत जरूरी है, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी। मोहम्मद अली खान से सरदार वल्लभ पटेल ने कहा कि आपको संपत्ति का मौलिक अधिकार दिया जाएगा, राजपथ भी दिया जाएगा, पीवी पर्स दिया जाएगा, इतनी सुविधाएं दी जाएगी। लेकिन इस चीज को सरदार वल्लभ पटेल की बातों को मोहम्मद अली खान के जो जूनागढ़ के जा जाते मोहम्मद अली खान इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किए। और आप देखेंगे जूनागढ़ के अंतर्गत न रीजन कारण था कि मोहम्मद अली खान का झुकाव जो ज्यादा था वो सबसे पहले ज्यादा तो पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहता था। सरदार वल्लभ पटेल से मोहम्मद अली खान ने कहा मुझे संपत्ति का मौलिक अधिकार नहीं चाहिए, राजपथ नहीं चाहिए, पीवी पर्स नहीं चाहिए, हमें ये सब सुविधाएं नहीं चाहिए। और सरदार वल्लभ पटेल ने समझाया, लेकिन जूनागढ़ के राजा चीज के अंतर्गत नहीं माने। लेकिन एक कंडीशन थी, जो राजा था आप देखेंगे मुस्लिम था, लेकिन जूनागढ़ के अंदर आप देखेंगे 90% जो जनता थी यानी कि आप देखेंगे हिंदू थी और 10% जनता आप देखेंगे मुस्लिम थी। और आपको पता है कि सबसे ज्यादा यहां पे जनता का झुकाव किस पे जाएगा? भारत में जाएगा। कि भाई बहुसंख्यक देखा जाए तो सबसे ज्यादा भारत में थे, और कहने के आप देखेंगे बहुसंख्यक हिंदू भारत में थे और बहुसंख्यक मुस्लिम कहां थे? पाकिस्तान में थे। इसलिए जनता जो जूनागढ़ की चाहती थी वो कहां चाहती थी? वो भारत में सम्मिलित होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान कहां चाहता था? जो कहने की मोहम्मद अली खान राजा था वो कहां चाहता था? पाकिस्तान के अंदर जाता। बड़ी गजब की कंडीशन थी। और आप देखेंगे कुछ समय बाद आप देखेंगे यहां पे जूनागढ़ के अंतर्गत सरदार वल्लभ पटेल के अंतर्गत, उस समय हमारे अंतर्गत देश के प्रधानमंत्री कहने के हमारे अंतर्गत जो चहेते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और हमारे अखंड भारत का निर्माण करने का श्रेय दिया गया था तो सरदार वल्लभ पटेल को दिया गया था। तो सरदार वल्लभ पटेल ने कहा मोहम्मद अली खान से कि इसको आप सम्मिलित करिए। इसी बीच आप देखेंगे भारत और पाकिस्तान के अंतर्गत आप देखेंगे जूनागढ़ के अंतर्गत हिंदू और मुस्लिम में आप देखेंगे मतभेद हो गया, और यहां तक आप देखेंगे हिंदू और मुस्लिम में मतभेद होने के कारण यहां पे सांप्रदायिक दंगे हो गए। इस दंगे को नसाने के कारण मोहम्मद अली जो खान थे ये कहने के आप देखें पाकिस्तान में चले गए। और पहले जब राजा नहीं रहता था वहां का जो हेड बनाया जाता था उसको वजीर कहा जाता था। जो वहां के वजीर थे उनका नाम था कहने के आप देखें शान अली भुट्टो। शान अली भुट्टो ने सरदार वल्लभ पटेल के अंतर्गत आमंत्रित किया
कहा है सरदार वल्लभ पटेल, वो समय आ गया है जो आप जनता की राय बात लेकर भारत के अंदर जूनागढ़ को आप सम्मिलित कर सकते हैं। लेकिन सरदार वल्लभ पटेल ने कहा कि मैं किसी भी देश को, किसी भी देशी रियासत को मैं सिस्टमेटिक तरीके से मैं करता हूं, मैं इलीगल तरीके से नहीं करता। क्योंकि 18 जुलाई 1947 का अधिनियम कहता है कि भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र देश रहेंगे, देशी रियासत स्वतंत्र रहेंगे, और किसी भी देशी रियासत को भारत और पाकिस्तान जबरदस्ती तरीके से सम्मिलित नहीं करेगा। इसलिए हम कानूनी रूप से करेंगे कि आने वाले समय में अगर हमारे देश की बात आए तो लोग सम्मान के साथ नाम लें, और ऐसा होता भी है। हमारे देश की अगर विश्व स्तरीय में अगर नाम आता है तो भारत का एक सम्मान के साथ नाम आता है। तो सरदार वल्लभ पटेल ने कहा, यहां पे जनता की राय उन्होंने लिया कि जनता क्या चाहती है, उसी के अकॉर्डिंग जनता की हम राय को लेकर भारत और पाकिस्तान विलय करेंगे। अगर भारत के अंदर अगर जनता कहेगी तो हम पाकिस्तान में विलय करेंगे, अगर कहने की अगर जनता कहेगी भारत में विलय होना है तो हम इसको पाकिस्तान में विलय करेंगे। इस चीज को कहने की भारत के अंतर्गत इन्होंने कैप्चर किया, और वहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ पटेल जनता के बीच गए। उन्होंने जनता के बीच में पूछा, काहे जूनागढ़ की जनता, आप स्वतंत्र हो, हम भी स्वतंत्र है, पूरा देश स्वतंत्र है। और यहां तक कि 18 जुलाई 1947 का अधिनियम कहता है कि भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र देश रहेंगे, देशी रियासत भी स्वतंत्र रहेंगी, और भारत और पाकिस्तान किसी भी देशी रियासत को बलपूर्वक सम्मिलित नहीं करेगा। अगर भारत और पाकिस्तान किसी भी देशी रियासत को बलपूर्वक सम्मिलित करता है, उसकी स्वतंत्रता डिस्टर्ब हो जाएगी, और यहां तक कि आप देखिए गुलामी जंजस बना रहेगा। अगर आपकी मर्जी है तो आप भारत में विलय हो सकते हैं या पाकिस्तान विलय हो सकते हैं, आपसे कोई जबरदस्ती नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जूनागढ़ के अंतर्गत मैं कराऊं, तो कहने कि जूनागढ़ के अंतर्गत मैं जनमत संग्रह कराने के लिए मैं राजी हो रहा हूं, यानी मैं जनमत संग्रह कराना चाह रहा हूं। जन मतलब जनता, मतलब वोट, यानी मैं जनता की वोट ले रहा हूं कि जनता क्या चाह रही है, उसी हिसाब से मैं कहने की डील करना चाह रहा हूं। और सरदार वल्लभ पटेल ने जूनागढ़ के अंतर्गत जनमत संग्रह कराया, तो 99% के अंतर्गत वोट जो पड़ा था सम्मिलित होने में इंडिया को पड़ा था, और 1% जो वोट पड़ा था तो कहां पड़ा था डियर, पाकिस्तान में पड़ा था। और इस आधार पे जूनागढ़ को भारत में जनमत संग्रह द्वारा भारत में फाइनली क्या किया गया, सम्मिलित किया गया। तो पूछा जाता है वो भारत की कौन सी देशी रियासत थी जिसे जनमत संग्रह द्वारा सम्मिलित किया, क्या बताओगे, जूनागढ़। ज से जूनागढ़ और ज से जनमत संग्रह। कुछ समझ में आ रहा है कि बस कहानी सुन रहे हो, समझ में आ रहा है। चलो, तो अगले दिन हम आएंगे, तो कल जम्मू कश्मीर हैदराबाद पढ़ाएंगे, क्योंकि टाइम लगेगा, इसी को पढ़ाने में आधा घंटा लगा है कि नहीं, आधा घंटा बेसिक चीजें, पूरे 1 घंटे लगे हैं। ठीक, कल मिलते हैं, जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ते हैं, हैदराबाद के बारे में। ठीक, और तो कोई क्लास नहीं है ना, क्यों, लास्ट क्लास थे ना, चलो बढ़िया है, तब लास्ट